तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है अफबाउ प्रिंसिपल। किसी बच्चे को जहां भी डाउट हो उसी टाइम प्लीज रेज योर हैंड। तो अफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल? तो यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, arrangement of orbitals on the basis of increasing order of energy। बेटा जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उन सब का हम अरेंजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अब हम यहाँ अलग अलग ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं। बेटा सबसे पहले हम एस के लिख लेते हैं। तो एस में तो सारे पॉसिबल है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, नीचे ऐसे क्या आ जाएगा, 8s भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद p में लिखते हैं। 1 पे कभी नहीं बनता, कल सिखाया था क्वांटम नंबर आपको, तो 2p से शुरू करते हैं, देन 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, आगे सारे बनते हैं बेटा। उसके बाद अब हम डी सब शेल में लिखते हैं। आपको पता होगा 1d कभी नहीं बनता, 2d भी नहीं बनता। तो सबसे पहला हमारा क्या बनेगा, 3d, 3d के बाद 4d, 5d, 6d, फिर सारे बनते हैं 7d, 8d, सब बनेंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं एफ सब शेल की। तो आपको पता होना चाहिए 1f नहीं बनता, 2f नहीं बनता, 3f नहीं बनता। तो कहां से शुरू होगा, 4f, 5f, आगे सारे बनेंगे, बट लिखेंगे हम 2 ही, क्योंकि हमें इतनों की ही रिक्वायरमेंट है फिलहाल। ठीक है बेटा, ये आपके s के होगी, ये p के, ये d के और ये f के। याद कैसे करोगे, पहले में 1, दूसरी सीरीज में 2 हो गया, थर्ड सीरीज में 3 एलिमेंट है, फोर्थ सीरीज में 4 एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, फिर दोबारा घटना शुरू हो गया, 4, 3, 2, आगे यहाँ 8s भी आएगा 1। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, हमें इन सबको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो अरेंज आप इन्हें कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो आपको इन्हें डायगोनली कट करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, ये आ गया राइट टू लेफ्ट, फिर ये आ गया राइट टू लेफ्ट, फिर ये दोनों एक साथ आए 2p और 3s, फिर ये दोनों एक साथ आए 3p और 4s, फिर आपका 3d, 4p और 5s, देन आपका आया 4d, 5p और 6s, 4f, 5p, ये आ गया 7s, आगे ये चला गया 8s तक बेटा। ठीक है, अब जैसे आपने इन्हें कट किया है ना, सेम वैसे ही आप इन ऑर्बिटल को लिखो, राइट से लेफ्ट आपने कट किया है। ठीक है, डायगोनली। तो सबसे पहले क्या कट किया आपने, 1s, क्या किया, 1s, 1s के बाद नेक्स्ट हमारा क्या हुआ अभी, 2s, 2s के बाद नेक्स्ट 2p, 2p के बाद नेक्स्ट 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद बेटा आप देखिए 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, इसके बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद क्या आया 5f, 5f के बाद 6d, देन 7p और 8s इसमें दिख नहीं रहा, आगे आएगा 8s। तो इस तरह से आपको ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। आपको समझ में ये आ गया होगा, इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, अब इनमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करेंगे। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, तो आपको पता होगा जो s सबशेल है, इट मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, p सबशेल मैक्सिमम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, d subshell maximum contain 10 electron and f subshell maximum contain 14 electron। कल मैंने आपको करवा दिया पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वहां बताया था ना, जो एक ऑर्बिटल है इट मैक्सिमम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन,
तो आपको ये तो पता होगा एस सब शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। डी सब शेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन आपके 10 हुए। एंड एफ सब शेल कंटेन 7 ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन आपके 14 हुए। तो अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना शुरू कर दें। 1s में कितने आएंगे 2, 2s में कितने आएंगे 2, p में कितने आएंगे 6, फिर से s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में दोबारा 6, s में फिर से 2, d में फिर से 10, p में 6, s में 2, f में 14, d में 10, p में 6, s में 2, f में 14, d में 10, p में 6 और s में 2। तो ये बेटा आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो आप देखिए बेटा, शुरुआत से करते हैं। 2 to 4 और 6, यहां तक इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 10, ठीक है। 10 में ये 8 और जोड़े तो 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 6 और 2 मिला के 38, 38 और 10 48, फिर 48 और 8 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 8 88, ठीक है। 88 और 14 102, 102 और 10 112, 112 और 8 120। तो यहां तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए टोटल इसमें 120 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अभी आपको पता है हमारे पास कितने एलिमेंट है 118 एलिमेंट सी है, तो यहाँ तक आपका इजिली 120 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो रहे हैं। तो अभी हमें फिलहाल यहीं तक ही कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब बेटा अगर इन फ्यूचर और एलिमेंट्स आएंगे ना तो हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को और ज्यादा आगे एक्सटेंड कर देंगे। फिर यहाँ 8p लिख लेंगे, 6d 7d लिख लेंगे, 6f लिख लेंगे। तो पैटर्न आपका यही रहेगा, बेशक आगे नए एलिमेंट आ जाओ पैटर्न आपका सेम यही चलेगा। तो अब बेटा आपको ये सब लिखना आ गया होगा, ये आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स है और हमने इनका अरेंजमेंट किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो आप क्या कहेंगे, जो आपका 1s है ना इसकी सबसे कम एनर्जी है 1s, के बाद कौन आएगा 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। तो ये सब मैंने किस ऑर्डर में लिखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने इनको लिखा है। तो इन सभी में 1s की सबसे कम एनर्जी है और जो सबसे लास्ट में आया है 8s उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ अफबाउ प्रिंसिपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होगी तो आप इस मेथड से लिख लिया, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बेटा अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होता चला जाएगा ये कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। चलिए अब इसके बाद आगे का टॉपिक हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा N+L रूल। N+L रूल। अब बेटा ये N+L रूल क्या है वो आप देखिए। तो इस रूल ने ये कहा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L, greater the value of N+L, more will be energy of orbitals. Greater the value of N+L, more will be energy of orbitals. बेटा जितनी N+L की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब आप इसको समझे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हमने 2s लिया और 2p लिया। 2s और 2p में से हमें ये बताना है किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे वो आप समझो। ये है 2s,
2s में आप n प्लस l का सम करो, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपको पता है 2 दे रखी है ऊपर, और s सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है पता होगा आपको बेटा। s सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 0। तो 2 प्लस 0 कितना हुआ सम 2 हुआ, ठीक है। 2s में हमने l प्लस l रूल लगाया तो सम हमारा कितना आया 2 आया। तो अब हम बात करते हैं 2p की। अब 2p में n प्लस l का सम करते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, और ये आपको पता है p सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 1। ये तो पता ही होगा ना आपको कि p सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 1। तो 2 प्लस 1 ये कितना आया 3। तो अब आप देखो, एक में आपका सम आया n प्लस l का 2 और एक में आपका सम आया n प्लस l का 3। अब रूल क्या कहता है, जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी उसी ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आप समझ गए होंगे 2s और 2p में से किसकी वैल्यू ज्यादा है n प्लस l की 2p की ज्यादा है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे यहाँ पे कि जो 2p है उसकी ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू 2s। 2p have greater energy as compared to 2s। ठीक है, कर लेंगे बेटे ऐसे क्वेश्चन आप। चलिए अब इसी में हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। मैंने इस बार ले लिया 5d एंड 4f। 5d एंड 4f आपको इन दोनों में बताना है कि 5d और 4f में से किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखिए कैसे करोगे, पहले 5d की बात करते हैं। 5d में सम करें n प्लस l का, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 5, और आपको पता है d सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है spd 0 1 2। तो d सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 2। तो 5 प्लस 2 सम कितना हुआ 7 हुआ। सम कितना हुआ 7। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 4f की। अब 4f में आप n प्लस l का सम करो, तो भाई 4f है तो वैल्यू ऑफ n तो यहाँ पे 4 है ही, दे ही रखा है। अब साथ में यहाँ पे f सब शेल है, तो आपको पता होना चाहिए f सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है spdf 0 1 2 3। तो f सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 3। तो ये आपका हो गया 4 प्लस 3 किसके इक्वल हुआ 7 के। तो इस बार आपने क्या देखा, जो हमने दोनों ऑर्बिटल्स लिए 5d भी और 4f भी, दोनों का सम बराबर ही आया n प्लस l का। बेटा इस बार हमने जो दोनों ऑर्बिटल्स लिए हैं 5d और 4f, उन दोनों का सम बराबर आ रहा है किसका n प्लस l रूल का। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो कभी अगर ऐसा हो कि आपके दो ऑर्बिटल्स है और उनका n प्लस l का सम इक्वल आता हो, तो जिस ऑर्बिटल में n की वैल्यू बड़ी होगी, जिस ऑर्बिटल में n की वैल्यू बड़ी होगी उसी ऑर्बिटल की ज्यादा एनर्जी मानी जाएगी। ठीक है, द ऑर्बिटल विच हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ n कंसीडर्ड एज हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर n की वैल्यू थी 5, यहाँ पर n की वैल्यू है 4। तो इस केस में किसकी ज्यादा एनर्जी कंसीडर की जाएगी 5d की। 5d has greater energy as compared to 4 as compared to 4। ठीक है बेटा, तो शायद अब आप ये रूल समझ गए होंगे। ये आपका टॉपिक हुआ n प्लस l रूल का। अब इसके बाद आगे आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंट्स रूल। अब बेटा हंट्स रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग filling of electron in an orbital, during filling of electron in an orbital, firstly give one electron to an orbital, after that start its pairing।
बेटा जब भी आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो सबसे पहले आप हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ही दोगे, उसके बाद ही आप उनकी पेयरिंग शुरू करोगे। अब इसका मतलब समझो क्या कह रहा है ये रूल। मान लीजिए हमने यहां पर लिया नाइट्रोजन, हमने यहाँ पे लिया नाइट्रोजन, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 7। तो अब आप 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे लिखोगे? अभी रूल आपको सिखाया, आपको प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 हो गए 7। 2 और 2 4 4 एंड 3 7। तो ये हमने इसकी लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब मैं आपको ये कहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं, तो सबसे पहले आपका क्या है 1s। आपको पता है s सब शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। अब यहाँ s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 1 2 हो गया। अब 1s के बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा 2s। बेटा 2s में कितने ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है। इट आल्सो कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 2p। अब आपको ये पता होगा p सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से? एक 2px हो जाएगा, एक 2py हो जाएगा और एक 2pz हो जाएगा। तीन हो गया आपके 2px 2py और 2pz। अब आप ये देखो यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू कर दिया कुछ इस तरीके से 1 2 3। यू मैंने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी 1 2 3। ठीक है, तो अब आप ये देखो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करी है क्या ये सही है? नहीं बेटा ये गलत है। अभी मैंने रूल में क्या कहा था कि आप पेयरिंग इस तरीके से करो कि पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, उसी के बाद आपको पेयरिंग करनी है। तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि तरीका ही गलत है, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो मीन्स यहाँ पर चेंज करो आप, ये नहीं होगा पहले सबको सिंगल सिंगल दो 1 2 3। ये तरीका सही है। जब सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, उसी के बाद आप उसकी पेयरिंग कर सकते हो। ओके, तो ये आपका है बेटा हंट्स रूल। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, तो सबसे पहले सबको आप एक एक इलेक्ट्रॉन दो। एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही आप उसकी पेयरिंग शुरू करेंगे एक ऑर्बिटल में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया हंट्स रूल का भी। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया, मैं वीडियो पॉज करती हूँ एक बार। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करिए सभी। तो कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप बताना चाहते हो देन प्लीज रेज योर हैंड। These are two exceptional electronic configuration of chromium and copper. Please raise your hand if you want to tell. चलिए मैं आपको करवाती हूँ। तो बेटा क्रोमियम की करते हैं पहले। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो आपको ये सब तो पता है ना, नोबल गैसेस को देख के यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी आएगी बताइए? आर्गन, AR। आर्गन तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे इसमें होगा 3d4 4s2। पर बेटा ये है इनकरेक्ट। ये क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है ये। इलेक्ट्रॉन तो 24 हो गए, 18 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 4 और 2 मिला के 24 है, बट ये गलत है। तो इसे वाकई में ठीक क्या होगी वो आप देखिए। आर्गन 3d5 4s1।
इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या फर्क है दोनों में? जहां बेटा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? डी में। पहले ये कुछ ऐसा था बेटा, पहले 3d में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। पहले एक्चुअल में ऐसा था। अब इसकी डी सबशेल में फिलहाल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो ये हाफ फिल्ड हो जाता। ये क्या हो जाता? हाफ फिल्ड हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर, इसको हाफ फिल्ड करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आया समझ में? 3d5 4s1 इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, रीजन ऐसा करने का क्योंकि यू करने पर आपका 3d सबशेल हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड मींस स्टेबल हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 3d4 से 3d5 कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की। तो आपको पता होगा जो कॉपर है Cu, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें तो Ar 3d9 4s2। पहले आप ये देखो क्या इसके 29 हुए? भाई Ar है आर्गन, आर्गन का कितना हुआ? 18 और 9 और 2 मिला के 18 और 11 29 हो गया। ठीक है, 29 तो ये है, बट क्या ये सही है? नो, इट इज इनकरेक्ट। इट इज इनकरेक्ट। तो फिर इसमें करेक्ट क्या होगी? Ar 3d10 4s1 इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें ऐसा क्या हुआ आप खुद देखो बेटा, पहले डी में 9 इलेक्ट्रॉन थे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन 4s से किस में आ गया? डी में आ गया। तो 3d9 से हो गया 3d10 और 4s2 से हो गया 4s1। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आप खुद देख सकते हो बेटा, पहले डी सबशेल में 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर डी सबशेल को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, अगर बेटा डी सबशेल को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन D9 से क्या हो जाती? D10 हो जाती। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किससे मांग लिया? 4s से। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटके और यहाँ आ गया, तो अब ये क्या बन गया? 3d10 और 4s1। तो अब ये हो गया फुल्ली फिल्ड। अब ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड हो गया। ठीक है बेटा, तो यही वजह है कि इन्होंने अपनी चेंज कर ली कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर ने D9 से D10 कर लिया, क्रोमियम ने D4 से D5 कर लिया। ओके, अब इनके रीजन आप देखिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे रीजन फॉर द exceptional region for the exceptional electronic configuration, region for the exceptional electronic configuration। क्या क्या रीजन है? इन्होंने अपनी चेंज क्यों करी कॉन्फ़िगरेशन? तो पहला रीजन तो बेटा आपका है स्टेबिलिटी का। बेटा फर्स्ट रीजन तो क्या है आपका? स्टेबिलिटी का है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबशेल होती है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबशेल जो होती है, दीज आर द मोर स्टेबल, दीज आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो एक वजह तो आपकी ये होगी। सेकंड रीजन यहाँ पे है एक्सचेंज एनर्जी का। अब बेटा एक्सचेंज एनर्जी जो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के।
मतलब जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ग्रेटर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर विल बी स्टेबिलिटी। समझिए कैसे बेटा, मान लो पहले डी में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ये चारों डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन है और डी जनरेट, मतलब सबकी एनर्जी बराबर है। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे, मतलब जगह अपने चेंज करेंगे, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, ठीक है। तो ये कितनी जगह एक्सचेंज करेगा? 3 जगह। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ करेगा, यहाँ, इसलिए किया 2 जगह। अब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही जगह करेगा। बस सारे हो चुके, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले आओ, बात तो एक ही है। तो टोटल ये कर रहा है 6 एक्सचेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे D5 लेती हूँ तो अब आप देखो कितने एक्सचेंज होंगे। पहला एक्सचेंज करेगा 4 जगह, फोर्थ दूसरा 1 2 3 जगह करेगा, ठीक है। थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड कितनी जगह करेगा बेटा? 1 2 2 जगह करेगा, लास्ट एक ही जगह करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने एक्सचेंज हुए? 10 एक्सचेंज। तो आप ये देखें ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, D4 में या D5 में? तो आपको समझ में आ गया होगा जो D5 है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। सो ग्रेटर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा उतनी ही एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। ग्रेटर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर विल बी एक्सचेंज एनर्जी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं D5 में ज्यादा एक्सचेंज होता है एज कम्पेयर टू D4। सेम ऐसे D10 जो आपका होगा उसमें ज्यादा एक्सचेंज होगा एज कम्पेयर टू D9। तो ये 2 रीजन है, एक तो स्टेबिलिटी का और एक एक्सचेंज एनर्जी का। इन दोनों रीजन की वजह से ही यहाँ पर चेंज होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक ही है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, देन थैंक यू सो मच।